बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, टॉर्क अप्लाइड ऑन अ व्हील इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ये एक टॉर्क की डेफिनेशन ही है कि टॉर्क किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स के, यानी कि फोर्स के और मोमेंट आर्म के। अब ये जो मोमेंट आर्म है इसके बारे में आपसे कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो उसने ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कि जो मोमेंट आर्म क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बी ऑप्शन है कि जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड इट्स एक्सेलरेशन। और सी ऑप्शन है एनी लेंथ बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। और डी ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पैरेलल टू फोर्स। तो बच्चों ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। आप इस डायग्राम में देखें कि ये आपको एक मोमेंट आर्म नज़र आ रहा है जिसमें डी लिखा हुआ है, और इसी तरह आपको ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नज़र आ रही है। अब मोमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल है। इसी तरह यहाँ पर जो नट लिखा हुआ है, इस नट में जो बनेगा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी इसी मोमेंट आर्म के बिल्कुल परपेंडिकुलर ही होता है, यानी कि 90 का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन ए करेक्ट बन रहा है कि मोमेंट आर्म क्या होगा, मोमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इनके साथ जो है वो 90 का एंगल बनाता है और ये परपेंडिकुलर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि टॉर्क acting on a football is if the line of action of applied force passes through its pivot point, ठीक है। सबसे पहले आप इसका कुछ कंसेप्ट क्लियर करें। आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आप ये फुटबॉल देख रहे हैं। अब इस फुटबॉल में ये जो आपको एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये इसका यानी कि लाइन, और इसमें आपको एक और पॉइंट भी नज़र आ रहा है येलो कलर का। इस पॉइंट, ये जो आपको येलो कलर का पॉइंट नज़र आ रहा है, ये एक इसका पिवट पॉइंट है, ठीक है। और ये जो आपको एक एरो नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एफ लिखा हुआ है, ये आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि ये जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये फोर्स उसके यानी कि पिवट पॉइंट से पास हो जाए, लाइक जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, बिल्कुल वो फोर्स जैसे हम लगाएंगे तो वो बिल्कुल इसके पिवट पॉइंट से पास होगी, तो इस कंडीशन में टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डज नॉट पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन या इसके पिवट पॉइंट से पास ना हो, फिर जो है वो प्रोड्यूस होता है टॉर्क। इसी तरह आपको ये कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसमें देखें जो लिखा हुआ है, इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है। जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना, वही आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी कि वही पिवट पॉइंट आप उसको समझ लें या सेंटर ऑफ मास समझ लें, जब उसमें से पास होती है तो बॉडी इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टार्क, तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि बॉडी टर्न नहीं करती। फिर क्या होता है, क्योंकि बॉडी को आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्कुल सीधी मूव करना शुरू कर देती है विदाउट रोटेशन, ठीक है। तो उस दौरान जो है वो टार्क प्रोड्यूस नहीं होता। सो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है बच्चे कि इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी। देखें जब बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस दौरान टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन आप देख लें पहले कि मैंने दोनों लिख दिए हैं कि इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे, क्योंकि उसने दो कंडीशन बताई हैं कि या तो बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो दोनों कंडीशंस में इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट देन टॉर्क इज़ ज़ीरो, टॉर्क ज़ीरो होता है। इसी तरह इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी देन टॉर्क इज़ आल्सो ज़ीरो। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑन अ बॉडी फॉर्म, ठीक है। तो ये आप एक डायग्राम देखें, इस डायग्राम में देखें दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक आपको इस तरफ आपके राइट साइड पे है एफ और एक आपके लेफ़्ट साइड पे है नीचे की तरफ एफ। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, टू इक्वल
बट एंड ऑपोजिट फोर्सेस, लेकिन ये दोनों देखें ऑपोजिट है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो इस तरह की जब भी कंडीशन आती है तो जो दो फोर्सेस हैं वो कपल बनाती हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स की ज़ुबान में इसको क्या बोला जाता है, कपल, ठीक है। तो पेयर ऑफ फोर्सेस आप नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि दो फोर्सेस हैं तो पेयर बन गया। तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हों तो फिर यहीं के हम कुछ कहते थे कि जी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर क्लियर है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इस तरह की जब अपोजिट फोर्सेस हों और इक्वल भी हों तो वो कपल बनाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 5 है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी। ये आपने फर्स्ट कंडीशन को पढ़ा होगा कि जब बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस जो है जो एक्ट कर रही हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो होता है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, आपको एक देखें इसमें लिखा हुआ है, ये आपकी बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ कि जब तमाम फोर्सेस, ये फर्स्ट कंडीशन यही है कि तमाम फोर्सेस जो बॉडी पे एक्ट कर रही हों उनका जो सम है वो अगर ज़ीरो के इक्वल होता है, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर यही पूछा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तमाम फोर्सेस मस्ट भी उनको ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है। नेक्स्ट MCQs है जी कि इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यू रोटेशनल और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी। तो इस दौरान उसने कहा जी इट इज़ सेड टू बी इन, ये कौन सा एक्विलिब्रियम है तो बच्चों, स्टैटिक एक्विलिब्रियम, डायनामिक एक्विलिब्रियम। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम है। क्यों? लेकिन जब बॉडी मूव कर रही है ना तो वो स्टैटिक एक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। स्टैटिक मीन रेस्ट पे जब हो, ठीक है। उस दौरान जो एक्विलिब्रियम होता है जब बॉडी रेस्ट में हो और उसको फिर स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सो डायनामिक एक्विलिब्रियम यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, अ बॉय एग्जर्ट्स फोर्स ऑन अ बॉडी। एक बॉय है, एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है, दैट मूव्स विदाउट रोटेशन। वो बॉडी बिल्कुल बगैर रोटेट किए मूव करती है। तो जिस पॉइंट पे द लोकेशन ऑन द बॉडी वेयर फोर्स इज़ अप्लाइड, वो पॉइंट जहाँ पर उस बॉय ने यानी कि फोर्स अप्लाई की है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। बच्चों इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करें। इस वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप करें। आप क्या करें, एक पेंसिल ले लें और एक टेबल पे जाके उसको रखें। फिर आपको ना उसको एक जगह से यूँ सीधा अपनी फिंगर से मूव करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ पर आपने फोर्स लगानी है जहाँ पर ये आपकी जो पेंसिल है ये टर्न ना करे, रोटेट ना करे, बल्कि यूँ सीधा ही आगे जाए। वो पॉइंट आपने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि बॉय एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी दैट मूव विदाउट रोटेशन। रोटेट ना करे मतलब कि यूँ टर्न ना करे, सीधी जाए। तो वो जो पॉइंट होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्यों? ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा क्लियर करता हूँ। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम में ये जो पहली फिगर है इसमें देखें जो एक पॉइंट है जहाँ पर उसने क्या किया, फोर्स लगाई। वो जो ये आपको एक नज़र आ रहा है जिसमें एक तरफ ब्लू कलर का एक बॉल है और एक तरफ रेड वाला है। तो रेड वाला थोड़ा हैवी है। तो उसने इस पॉइंट पर जब यूँ फोर्स लगाई ना तो ये बिल्कुल सीधा आगे की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। देखें एरो बता रहा है कि यूँ सीधा जा रहा है, ठीक है। आप दूसरी डायग्राम में देखें, जहाँ पर देखें उसने कहाँ पर फोर्स लगाई है, थोड़ा सा उस ब्लू बॉल की तरफ उसने फोर्स लगाई है। तो देखें अब वो यूँ थोड़ा सा टर्न कर गया है। तो अगर टर्न कर जाए तो ये इसका यानी कि सेंटर ऑफ यानी कि मैस नहीं होता, वो सेंटर नहीं होता इसका। इसी तरह जो नेक्स्ट थर्ड डायग्राम है इसमें भी देखें उसने रेड कलर की तरफ जो बॉल है उधर फोर्स अप्लाई की तो फिर अगेन यूँ वो टर्न कर गया। सेकंड और थर्ड डायग्राम में वो यूं टर्न कर देता है, लेकिन फर्स्ट डायग्राम में देखें उसने टर्न नहीं किया। यही कंडीशन आपने अप्लाई करनी है कि टर्न ना करे। वो ऐसा पॉइंट जिस पे वो आप बिल्कुल सीधा आगे चला जाए, टर्न ना करे, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों ये जहाँ पे इसने ऑप्शन दिया ना मिड पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखें एक तरफ हैवी बॉल हो और एक तरफ थोड़ा सा लाइट बॉल हो तो उसका मिड पॉइंट तो फिर जो बन रहा है उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो वो तो टर्न कर जाएगा। सो मिड पॉइंट जो है हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ अगर बॉल हैवी कोई लगा हो और एक तरफ लाइट हो तो उस दौरान जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हम ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी इसमें से निकल जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नहीं कह सकते। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट 8 MCQs कि इफ़ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स और 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज़।
यानी कि बच्चों आपको एक्स कंपोनेंट दिया गया है 5 न्यूटन, एफ एक्स इज इक्वल 5 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट आपके पास 12 न्यूटन, और आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है फोर्स की। तो ये बड़ा सिंपल है, आपके पास ये फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, और सिंपल आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू 5 स्केयर और प्लस एफ वाई की वैल्यू 12 है स्केयर, 5 का स्केयर 25 है और 12 का स्केयर 144 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 169 आ जाता है, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 13 न्यूटन आ जाता है। सो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ बॉडी इन एक्विलिब्रियम मस्ट हैव, जो बॉडी एक्विलिब्रियम में है उसके लिए मस्ट है कि उसमें स्पीड ना हो, उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ना हो, वेलोसिटी ना हो, एक्सेलरेशन हो। देखें बच्चे, जब बॉडी एक्विलिब्रियम में है जैसे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं उनमें भी एक्विलिब्रियम होता है। सो ये स्पीड, मोशन और ये वेलोसिटी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मूव करे तो फिर भी वो एक्विलिब्रियम में होती है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? देखें, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इट्स मीन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को है। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो बच्चों वो एक्विलिब्रियम नहीं होता। एक्विलिब्रियम के लिए हाँ वेलोसिटी हो सकती है लेकिन वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, या कांस्टेंट। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि बॉडी इन एक्विलिब्रियम विल हैव ज़ीरो नेट फोर्स, क्योंकि जो बॉडी एक्विलिब्रियम है उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो जब फोर्स अप्लाई नहीं होती तो यानी कि उसकी वेलोसिटी तो हो सकती है बट ज़ीरो एक्सेलरेशन। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ भी आप देख सकते हैं कि अगर फोर्स ज़ीरो हो तो उसमें आप एफ इजिकल टू एम ए, एफ को आप ज़ीरो कर दें तो मैथ तो ज़ीरो नहीं हो सकता, फिर दूसरी ऑप्शन एक्सेलरेशन ही ज़ीरो होता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है आपके पास MCQs नंबर 10, देखें जी। अच्छा, यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट विद अ स्पिनर बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, व्हाट वुड यू डू टू लूज़ द नट। देखें, आप एक स्पिनर यूज़ कर रहे हैं, उससे नट को लूज़ करें। वैसे ये MCQs अच्छा तब आपको समझ आएगा जब आप प्रैक्टिकली यही काम करें, ठीक है। आपसे वो नट ओपन ना हो और आप स्पिनर आपने उठाया हो तो फिर आप क्या करेंगे। आप अक्सर यही देखा जाता है कि इसमें ज़्यादा यही होता है कि जो स्पिनर है वो उसका लेंथ जो है वो छोटी होती है, तो इसलिए वो बड़ा मुश्किल से वो ओपन ही नहीं होता। फिर तो अक्सर क्या किया जाता है कि उसमें एक पाइप सा इंसर्ट कर दिया जाता है कि उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो ये है कि इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्पिनर, ठीक है। तो इस तरह उसकी लेंथ, स्पिनर जो है वो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह उस नट को लूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 11 है। हाँ जी, ये 11 है। A boy weighing 500 Newton is sitting on a edge of one side of seesaw at a distance 3 meter from center. A girl weighing 600 Newton is sitting at 2 meter from the center of seesaw. तो देखें, पहले तो आपको मैं ये डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखें कि जो डायग्राम में एक तरफ यानी कि लड़का है बैठा हुआ है और उसका वेट जो है वो 500 है। इसी तरह जो दूसरी डायग्राम है उसमें देखें कि गर्ल है, उसका वेट जो है वो 600 न्यूटन है। और इसी तरह जो दोनों का डिस्टेंस है सेंटर से, वो बॉय का 3 मीटर है और गर्ल का जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्या जो शीशा है वो लड़की की तरफ यानी कि साइड ऑफ गर्ल विल मूव डाउनवर्ड, जो लड़की वाली साइड है वो डाउनवर्ड हो जाएगी या लड़के वाली साइड डाउनवर्ड हो जाएगी, या क्या होगा, या वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इसमें क्या है, तो बच्चों ये तो सबसे पहले हमें टॉर्क देखना पड़ेगा कि दोनों साइड टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम में डिटेल सारी देख रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो बॉय वाली साइड है, जो बॉय वाली साइड है उस पर जो टॉर्क बन रहा है बच्चों, टॉर्क का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। एफ यहाँ पर वेट के इक्वल होगा और एल डब्ल्यू देखें बॉय का 500 है और लेंथ यहाँ से यानी कि सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो 3 है। तो इस तरह ये 1500 न्यूटन मीटर टॉर्क बन रहा है। इस तरह गर्ल साइड पे देखा जाए तो एफ क्रॉस एल और एफ इज इक्वल होगा डब्ल्यू के और 600 उसका वेट है और लेंथ जो है वो सेंटर से उसका यानी कि डिस्टेंस 2 मीटर है। तो इस तरह ये 1200 न्यूटन बन रहा है, न्यूटन मीटर। तो आप देखें जिस तरफ टॉर्क ज़्यादा है ज़ाहिर सी बात है वही साइड जो है वो डाउनवर्ड जाएगी। अब बॉय की तरफ टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पर क्या होगा, साइड ऑफ बॉय विल मूव डाउनवर्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है बच्चों हमारे पास क्या फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, व्हाट इज़ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखें वो कह रहा है आपने फोर्स 10 न्यूटन की कहाँ पर लगानी है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, आपको वाई एक्सिस आपको पता होना चाहिए, इसी तरह एक्स एक्सिस भी पता होना चाहिए बच्चों। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। अभी जो आपने फोर्स लगानी है 10 न्यूटन की वो वाई एक्सिस पर लगानी है। आप देखें वो बड़ा क्लियर है, वो कह रहा है कि आप फोर्स जो है वाई एक्सिस पे लगाएं और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स क्या होगा। तो फोर्स हम वाई पे लगा रहे हैं तो एक्स यहाँ पर किधर से आ गया। सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है कि आप फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस पे अप्लाई हो रही है तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक्स होता है। तो एक्स इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज जीरो, वो तो जीरो है, हम क्योंकि फोर्स वाई एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, एक्स कंपोनेंट मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो ये आपका एमसीक्यूज लास्ट था। तो बच्चों ये क्लियर हो गए। किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।